कहानी संसार में लीजिए सुनिए। सआदत हसन मंटू की कहानी मेरा नाम राधा है। ये उस जमाने का जिक्र है जब इस जंग का नामो निशान भी नहीं था। गालिबन 8-9 बरस पहले की बात है, जब जिंदगी में हंगामे बड़े सलीके से आते थे। आजकल की तरह नहीं, बेहंगम तरीके से पै दर पै हादिसे बर्पा हो रहे हैं, किसी ठोस वजह के बगैर। उस वक्त मैं 40 रुपया माहवार पर एक फिल्म कंपनी में मुलाजिम था और मेरी ज़िंदगी बड़े हमवार तरीके पर उफ्ता व खींचा गुजर रही थी। यानी सुबह 10 बजे स्टूडियो गए, नयाज मोहम्मद विलेन की बिल्लियों को 2 पैसे का दूध पिलाया, चालू फिल्म के लिए चालू किस्म के मकालमे लिखे, बंगाली एक्ट्रेस से जो उस जमाने में बुलबुल बंगाल कहलाती थी थोड़ी देर मजाक किया, और दादा गोरे की जो उस अहद का सबसे बड़ा फिल्म डायरेक्टर था थोड़ी सी खुशियामद की और घर चले आए। जैसा कि मैं अर्ज कर चुका हूँ, जिंदगी बड़े हमवार तरीके पर उफ्ता व खेजा गुजर रही थी। स्टूडियो का मालिक हुरमुज जी फ्राम जी, जो मोटे मोटे लाल गालों वाला मौजी किस्म का ईरानी था, एक अधेड़ उम्र की खोजा एक्ट्रेस की मोहब्बत में गिरफ्तार था। हर नौवारिद लड़की के पिस्तान टटोल कर देखना उसका शगल था। कलकत्ता के बू बाजार की एक मुसलमान रंडी थी, जो अपने डायरेक्टर, साउंड रिकॉर्डिस्ट और स्टोरी राइटर तीनों से बैवक्त इश्क लड़ा रही थी। इस इश्क का मतलब ये था कि इन तीनों का इल्तिफात उसके लिए खास तौर पर महफूज रहे। बन की सुंदरी की शूटिंग चल रही थी। नयाज मोहम्मद विलेन की जंगली बिल्लियों को, जो उसने खुदा मालूम स्टूडियो के लोगों पर क्या असर पैदा करने के लिए पाल रखी थीं, 2 पैसे का दूध पिलाकर मैं हर रोज की तरह उस बन की सुंदरी के लिए एक गैर मानूस जबान में मकालमे लिखा करता था। इस फिल्म की कहानी क्या थी, प्लाट कैसा था, इसका इल्म जैसा कि जाहिर है मुझे बिल्कुल नहीं था, क्योंकि मैं उस जमाने में एक मुंशी था जिसका काम सिर्फ हुक्म मिलने पर जो कुछ कहा जाए, खलत मलत उर्दू में जो डायरेक्टर साहब की समझ में आ जाए, पेंसिल से एक कागज पर लिख कर देना होता था। खैर, बन की सुंदरी की शूटिंग चल रही थी और ये अफवाह गर्म थी कि देमम का पार्ट अदा करने के लिए एक नया चेहरा सेठ हुरमुज जीफ्राम जी कहीं से ला रहे हैं। हीरो का पार्ट राजकिशोर को दिया गया था। राजकिशोर रावलपिंडी का एक खुश शक्ल और सेहतमंद नौजवान था। उसके जिस्म के मुतल्लिक लोगों का ये ख्याल था कि बहुत मर्दाना और सिडौल है। मैंने कई मर्तबा उसके मुतल्लिक गौर किया, मगर मुझे उसके जिस्म में जो यकीनन कसरती और मुतनासिब था, कोई कशिश नज़र न आई। मगर उसकी वजह यह भी हो सकती थी कि मैं बहुत ही दुबला और मरियल किस्म का इंसान हूँ और अपने हम जिनसों के मुतल्लिक सोचने का आदी हूँ। मुझे राज किशोर से नफरत नहीं थी, इसलिए कि मैंने अपनी उम्र में शाजो नादिर ही किसी इंसान से नफरत की है, मगर वो मुझे कुछ ज़्यादा पसंद नहीं था। इसकी वजह मैं आहिस्ता आहिस्ता आपसे बयान करूँगा। राजकिशोर की ज़बान, इसका लबो लहजा जो ठेठ रावलपिंडी का था, मुझे बेहद पसंद था। मेरा ख़्याल है कि पंजाबी ज़बान में अगर कहीं खूबसूरत किस्म की शायरीनी मिलती है तो रावलपिंडी की ज़बान में ही आपको मिल सकती है। इस शहर की ज़बान में एक अजीम किस्म का मर्दाना नियाइसत है, जिसमें बेवक्त मिठास और घुलावट है। अगर रावलपिंडी की कोई औरत आपसे बात करे तो ऐसा लगता है कि लजीज आम का रस आपके मुंह में चुआया जा रहा है। मगर मैं आमों का नहीं, राजकिशोर की बात कर रहा हूँ, जो मुझे आम से बहुत कम अजीज था। राजकिशोर, जैसा कि मैं अर्ज कर चुका हूँ, एक खुश शक्ल और सेहतमंद नौजवान था। यहाँ तक बात खत्म हो जाती तो मुझे कोई ऐतराज़ न होता, मगर मुसीबत ये है कि उसे यानी किशोर को खुद अपनी सेहत और अपने खुश शक्ल होने का एहसास था। ऐसा एहसास जो कम अज़ मेरे लिए नाकाबिले कबूल था। सेहतमंद होना बड़ी अच्छी चीज़ है, मगर दूसरों पर अपनी सेहत को बीमारी बनाकर आयद करना बिल्कुल दूसरी चीज़ है। राजकिशोर को यही मर्ज लाहक था कि वो अपनी सेहत, अपनी तंदुरुस्ती, अपने मुतनासिब और सिडौल आज़ा की गैर ज़रूरी नुमाइश के ज़रिए हमेशा दूसरे लोगों को, जो उससे कम सेहतमंद थे, मरऊब करने की कोशिश में मशरूफ़ रहता था। इसमें कोई शक नहीं कि मैं दायमी मरीज हूँ, कमज़ोर हूँ। मेरे एक फेफड़े में हवा खींचने की ताकत बहुत कम है।
मगर खुदा वाहिद शाहिद है कि मैंने आज तक इस कमजोरी का कभी प्रोपोगेंडा नहीं किया। हालांकि मुझे इसका पूरी तरह इल्म है कि इंसान अपनी कमजोरियों से उसी तरह फ़ायदा उठा सकता है जिस तरह कि वो अपनी ताकतों से उठा सकता है, मगर ईमान है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। खूबसूरती मेरे नज़दीक वो खूबसूरती है जिसकी दूसरे बुलंद आवाज़ में नहीं बल्कि दिल ही दिल में तारीफ़ करें। मैं उस सेहत को बीमारी समझता हूँ जो निगाहों के साथ पत्थर बनकर टकराती रहे। राजकिशोर में वो तमाम खूबसूरतियाँ मौजूद थीं जो एक नौजवान मर्द में होनी चाहिए, मगर अफसोस है कि उसे इन खूबसूरतियों का निहायत ही भोंडा मुजाहिरा करने की आदत थी। आपसे बात कर रहा है और अपने एक बाजू के पट्टे अकड़ा रहा है और खुद ही दाद दे रहा है। निहायत ही अहम गुफ्तगू हो रही है, यानी स्वराज का मसला छिड़ा है और वो अपने खादी के कुर्ते के बटन खोलकर अपने सीने की चौड़ाई का अंदाज़ा कर रहा है। मैंने खादी के कुर्ते का जिक्र किया तो मुझे याद आया कि राजकिशोर पक्का कांग्रेसी था। हो सकता है कि वो इसी वजह से खादी के कपड़े पहनता हो, मगर मेरे दिल में हमेशा इस बात की खटक रही कि उसे अपने वतन से इतना प्यार नहीं था जितना कि उसे अपनी जात से था। बहुत लोगों का ख्याल था कि राजकिशोर के मुतल्लिक जो मैंने राय कायम की है सरासर गलत है, इसलिए कि स्टूडियो और स्टूडियो के बाहर हर शख्स उसका मद्दाह था, उसके जिस्म का, उसके ख्यालात का, उसकी सादगी का, उसकी ज़बान का जो ख़ास रावलपिंडी की थी और मुझे भी पसंद थी। दूसरे एक्टरों की तरह वो अलग थलग रहने का आदी नहीं था। कांग्रेस पार्टी का कोई जलसा हो तो राजकिशोर को आप वहाँ जरूर पाएंगे। कोई अदबी मीटिंग हो रही हो तो राजकिशोर वहाँ जरूर पहुँचेगा। अपनी मशरूफ ज़िंदगी में से वो अपने हमसाइयों और मामूली जान पहचान के लोगों के दुख दर्द में शरीक होने के लिए भी वक्त निकाल लिया करता था। सब फिल्म प्रोड्यूसर उसकी इज्जत करते थे क्योंकि उसके कैरेक्टर की पाकीज़गी का बहुत शोहरा था। फिल्म प्रोड्यूसरों को छोड़िए, पब्लिक को भी इस बात की अच्छी तरह इल्म था कि राजकिशोर एक बहुत बुलंद किरदार का मालिक है। फिल्मी दुनिया में रहकर किसी शख्स का गुनाह के धब्बों से पाक रहना बहुत बड़ी बात है। यूँ तो राजकिशोर एक कामयाब हीरो था, मगर उसकी खूबी ने उसे एक बहुत ही ऊंचे रुतबे पर पहुंचा दिया था। नागपाड़े में जब शाम को पान वाले की दुकान पर बैठता था तो अक्सर एक्ट्रेसों की बातें हुआ करती थी। करीब करीब हर एक्टर और एक्ट्रेस के मुतल्लिक कोई न कोई स्कैंडल मशहूर था, मगर राजकिशोर का जब भी जिक्र आता श्याम लाल पानवाड़ी बड़े फकिया लहजे में कहता, मंटो साहब, राज भाई ही ऐसा एक्टर है जो लंगोट का पक्का है। मालूम नहीं श्याम लाल उसे राज भाई कैसे कहने लगा था। उसके मुतल्लिक मुझे इतनी ज़्यादा हैरत नहीं थी, इसलिए कि राज भाई की मामूली से मामूली बात भी एक कारनामा बनकर लोगों तक पहुंच जाती थी। मसलन बाहर के लोगों को उसकी आमदनी का पूरा हिसाब मालूम था। अपने वालिद को माहवार खर्च क्या देता है, यतीम खानों के लिए कितना चंदा देता है, उसका अपना जेब खर्च क्या है, ये सब बातें लोगों को इस तरह मालूम थी जैसे उन्हें अजबर कराई गई हैं। श्यामलाल ने एक रोज़ मुझे बताया था कि राज भाई का अपनी सौतेली माँ के साथ बहुत ही अच्छा सलूक है। उस जमाने में जब आमदनी का कोई जरिया नहीं था, बाप और उसकी नई बीवी को उसे तरह तरह के दुख देते थे, मगर मरहबा है राज भाई का कि उसने अपना फर्ज पूरा किया और उनको सर आंखों पर जगह दी। अब दोनों छप्पर खटों पर बैठे राज करते हैं। हर रोज़ सुबह सवेरे राज अपनी सौतेली माँ के पास जाता है और उसके चरण छूता है। बाप के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है और जो हुक्म मिले फौरन बजा लाता है। आप बुरा न मानिएगा, मुझे राजकिशोर की तारीफ और तौसीफ सुनकर हमेशा उलझन सी होती है, खुदा जाने क्यों। मैं जैसा कि पहले अर्ज कर चुका हूँ, मुझे उससे हाशा व कल्ला नफरत नहीं थी। उसने मुझे कभी ऐसा मौका भी नहीं दिया था। और फिर उस जमाने में जब मुंशियों की कोई इज्जत व वक़्त नहीं थी, वो मेरे साथ घंटों बातें किया करता था। मैं नहीं कह सकता था क्या वजह थी, लेकिन ईमान की बात है कि मेरे दिलो दिमाग में किसी अंधेरे कोने में ये शक बिजली की तरह कौंध जाता था कि राज बन रहा है। राज की ज़िंदगी बिल्कुल मसनूई है, मगर मुसीबत यह है कि मेरा कोई हम ख्याल नहीं है। लोग देवताओं की तरह उसकी पूजा करते थे और मैं दिल ही दिल में उससे कुढ़ता रहता था। राज की बीवी थी, राज के 4 बच्चे थे, वो अच्छा खाविंद और अच्छा बाप था। उसकी ज़िंदगी पर से चादर का कोई कोना भी अगर हटाकर देखा जाता तो आपको कोई तारीक चीज़ नज़र न आती।
ये सब कुछ था, मगर इसके होते हुए भी मेरे दिल में शक की गुदगुदी होती ही रहती थी। खुदा की कसम, मैंने कई दफ़ा अपने आप को लानत मलामत की कि तुम बड़े ही वाहियात हो कि ऐसे अच्छे इंसान को, जिसे सारी दुनिया अच्छा कहती है और जिसके मुतल्लिक तुम्हें कोई शिकायत भी नहीं है, क्यों बेकार शक की नज़रों से देखते हो। अगर एक आदमी अपना सिडौल बदन बार बार देखता है तो ये कौन सी बुरी बात है। तुम्हारा बदन भी अगर ऐसा ही खूबसूरत होता तो मुमकिन है कि तुम भी यही हरकत करते। कुछ भी हो, मगर मैं अपने दिलो दिमाग को कभी आमादा न कर सका कि वो राजकिशोर को उसी नज़र से देखें जिससे दूसरे देखते हैं। यही वजह है कि मैं दौराने गुफ्तगू में अक्सर उससे उलझ जाया करता था। मेरे मिजाज के खिलाफ कोई बात की, मैं हाथ धोकर उसके पीछे पड़ गया। लेकिन ऐसी चपकलिसों के बाद हमेशा उसके चेहरे पर मुस्कुराहट और मेरे हलक में एक नाकाबिल ए बयान तलखी रही। मुझे इससे और भी ज़्यादा उलझन होती थी। इसमें कोई शक नहीं कि उसकी ज़िंदगी में कोई स्कैंडल नहीं था। अपनी बीवी के सिवा किसी दूसरी औरत का मैला या उजला दामन उससे वाबस्ता नहीं था। मैं ये भी तस्लीम करता हूँ कि वो सब एक्ट्रेसों को बहन कहकर पुकारता था और वो भी उसे जवाब में भाई कहती थी। मगर मेरे दिल ने हमेशा मेरे दिमाग से यही सवाल किया कि ये रिश्ता कायम करने की ऐसी अशद ज़रूरत ही क्या है। बहन भाई का रिश्ता कुछ और है, मगर किसी औरत को अपनी बहन कहना इस अंदाज से जैसे ये बोर्ड लगाया जा रहा है कि सड़क बंद है, यहाँ पेशाब करना मना है, बिल्कुल दूसरी बात। अगर तुम किसी औरत से जिनसी रिश्ता कायम नहीं करना चाहते तो इसका ऐलान करने की ज़रूरत ही क्या है। अगर तुम्हारे दिल में तुम्हारी बीवी के सिवा और किसी औरत का ख्याल दाखिल नहीं हो सकता तो इसका इश्तिहार देने की क्या ज़रूरत है। यही और इसी किस्म की दूसरी बातें चूँकि मेरी समझ में नहीं आती थीं, इसलिए मुझे अजीब किस्म की उलझन होती थी। खैर, बन की सुंदरी की शूटिंग चल रही थी। स्टूडियो में खासी चहल पहल थी। हर रोज़ एक्स्ट्रा लड़कियां आती थीं जिनके साथ हमारा दिन हंसी मजाक में गुजर जाता था। एक रोज़ नयाज मोहम्मद विलेन ने कमरे में मेकअप मास्टर, जिसे हम उस्ताद कहते थे, ये खबर लेकर आया कि वैम्प के रोल के लिए जो नई लड़की आने वाली थी आ गई है और बहुत जल्द उसका काम शुरू हो जाएगा। उस वक्त चाय का दौर चल रहा था। कुछ उसकी हरारत थी, कुछ इस खबर ने हमको गरमा दिया। स्टूडियो में एक नई लड़की का दाखिला हमेशा एक खुशगवार हादिसा हुआ करता है। चुनाचे हम सब नियाज मोहम्मद विलेन के कमरे से निकलकर बाहर चले आए ताकि उसका दीदार किया जाए। शाम के वक्त जब सेठ हुरजुम जी फ्राम जी ऑफिस से निकलकर ईसा तबलची की चांदी की डिबिया से दो खुशबूदार तंबाकू वाले पान अपने चौड़े कल्ले में दबाकर बुलेवर्ड खेलने के कमरे का रुख कर रहे थे कि हमें वो लड़की नजर आई। सांवले रंग की थी। बस मैं सिर्फ इतना ही देख सका क्योंकि वो जल्दी जल्दी सेठ के साथ हाथ मिलाकर स्टूडियो की मोटर में बैठकर चली गई। कुछ देर के बाद मुझे नियाज मोहम्मद ने बताया कि उस औरत के होठ मोटे थे। वो गालिबन सिर्फ होठ ही नहीं देख सका था। उस्ताद, जिसने शायद इतनी झलक भी न देखी थी, सर हिलाकर बोला, कंडम यानी बकवास है। 4-5 रोज गुजर गए मगर ये नई लड़की स्टूडियो में न आई। 5वें या छठे रोज जब मैं गुलाब के होटल से चाय पीकर निकल रहा था, अचानक मेरी और उसकी मुठभेड़ हो गई। मैं हमेशा औरतों को चोर आंख से देखने का आदी हूँ। अगर कोई औरत एकदम मेरे सामने आ जाए तो मुझे उसका कुछ भी नज़र नहीं आता। चूँकि गैर मुतवक्के तौर पर मेरी उसकी मुठभेड़ हुई थी, इसलिए मैं उसकी शक्ल व शबाहत के मुतल्लिक कोई अंदाज़ा न कर सका। अलबत्ता पाँव मैंने ज़रूर देखे जिनमें नई वजह के स्लीपर थे। लिबार्डरी से स्टूडियो तक जो रविश जाती है उस पर मालिकों ने बजरी बिछा रखी है। इस बजरी में बेशुमार गोल गोल बट्टियां हैं जिन पर से जूता बार बार फिसलता है। चूंकि इसके पाँव में खुले स्लीपर थे, इसलिए उसे चलने में कुछ ज़्यादा तकलीफ महसूस हो रही थी। इस मुलाकात के बाद आहिस्ता आहिस्ता मिस नीलम से मेरी दोस्ती हो गई। स्टूडियो के लोगों को तो खैर इसका इल्म नहीं था, मगर उसके साथ मेरे ताल्लुकात बहुत ही बेतकल्लुफ़ थे। उसका असली नाम राधा था। मैंने जब एक बार उससे पूछा कि तुमने इतना प्यारा नाम क्यों छोड़ दिया, तो उसने जवाब दिया, यूं ही। मगर फिर कुछ देर के बाद कहा, ये नाम इतना प्यारा है कि फिल्म में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आप शायद ख्याल करें कि राधा मजहबी ख्याल की औरत थी। जी नहीं, उसे मजहब और उसके तहम्मुमात से दूर का भी वास्ता नहीं था। लेकिन जिस तरह मैं हर नई तहरीर शुरू करने से पहले कागज़ पर बिस्मिल्लाह के आदात ज़रूर लिखता हूँ, उसी तरह शायद उसे भी गैर इरादी तौर पर राधा के नाम से बेहद प्यार था।
चूंकि वो चाहती थी कि उसे राधा न कहा जाए, इसलिए मैं आगे चलकर उसे नीलम ही कहूँगा। नीलम बनारस की एक तवाइफ जाति थी। वहीं का लबो लहजा जो कानों को बहुत भला मालूम होता था। मेरा नाम सआदत है, मगर वो मुझे हमेशा सादिक ही कहा करती थी। एक दिन मैंने उससे कहा, नीलम, मैं जानता हूँ कि तुम मुझे सआदत कह सकती हो, फिर मेरी समझ में नहीं आता कि तुम अपनी इस्लाह क्यों नहीं करती। ये सुनकर उसके सांवले होठों पर, जो बहुत ही पतले थे, एक खफीफ सी मुस्कुराहट नमूदार हुई और उसने जवाब दिया, जो गलती मुझसे एक बार हो जाए मैं उसे ठीक करने की कोशिश नहीं करती। मेरा ख्याल है बहुत कम लोगों को मालूम है कि वो औरत जिसे स्टूडियो के तमाम लोग एक मामूली एक्ट्रेस समझते थे, अजीबो गरीब किस्म की इनफिरादियत की मालिक थी। इसमें दूसरी एक्ट्रेसों सा ओछापन बिल्कुल नहीं था। उसकी संजीदगी, जिसे स्टूडियो का हर शख्स अपनी ऐनक से गलत रंग में देखता था, बहुत प्यारी चीज़ थी। इसके सांवले चेहरे पर, जिसकी जिल्द बहुत ही साफ और हमवार थी, ये संजीदगी, ये मलीह मनानत मौजू व मुनासिब गाजा बन गई थी। इसमें कोई शक नहीं कि इससे उसकी आंखों में, इसके पतले होठों के कोनों में गम की बेमालूम तलखियां घुल गई थी। मगर ये वाकया है कि उस चीज़ ने दूसरी औरतों से बिल्कुल मुतखलिफ कर लिया था। मैं उस वक्त भी हैरान था और अब भी वैसा ही हैरान हूँ कि नीलम को बन की सुंदरी में वैम्प के रोल के लिए क्यों मुंतखब किया गया। इसलिए कि उसमें तेजी और तर्रारी नाम की भी नहीं थी। जब वो पहली मर्तबा अपना वाहियात पार्ट अदा करने के लिए तंग चोली पहनकर सेट पर आई, तो मेरी निगाहों को बहुत सदमा पहुंचा। वो दूसरों का रद्द अमल फौरन ताड़ जाती थी। चुनाचे मुझे देखते ही उसने कहा, डायरेक्टर साहब कह रहे थे कि तुम्हारा पार्ट चूंकि शरीफ औरत का नहीं है, इसलिए तुम्हें इस किस्म का लिबास दिया गया है। मैंने उससे कहा, अगर ये लिबास है तो मैं आपके साथ नंगी चलने के लिए तैयार हूँ। मैंने उससे पूछा, डायरेक्टर साहब ने ये सुनकर क्या कहा? नीलम के पतले होठों पर एक खफीफ सी पुरअसरार मुस्कुराहट नमूदार हुई। उन्होंने तसब्बुर में मुझे नंगी देखना शुरू कर दिया। ये लोग भी कितने अहमक हैं, यानी इस लिबास में मुझे देखकर बेचारे तसब्बुर पर जोर डालने की ज़रूरत ही क्या थी। जहीन कारी के लिए नीलम का इतना तयारुफ ही काफ़ी है। अब मैं उन वाक़ियात की तरफ आता हूँ जिनकी मदद से मैं ये कहानी मुकम्मल करना चाहता हूँ। बम्बई में जून के महीने से बारिश शुरू हो जाती है और सितंबर के वक्त तक जारी रहती है। पहले 2 ढाई महीनों में इस कदर पानी बरसता है कि स्टूडियो में काम नहीं हो सकता। बन की सुंदरी की शूटिंग अप्रैल के आखिर में शुरू हुई थी और जब पहली बारिश हुई तो हम अपना तीसरा सेट मुकम्मल कर रहे थे। एक छोटा सा सीन बाकी रह गया था जिसमें कोई मुकालमा नहीं था, इसलिए बारिश में भी हमने अपना काम जारी रखा था। मगर जब ये काम ख़त्म हो गया तो हम एक अरसे के लिए बेकार हो गए। इस दौरान स्टूडियो के लोगों को एक दूसरे के साथ मिलकर बैठने का बहुत मौका मिलता है। मैं तकरीबन सारा दिन गुलाब के होटल में बैठा चाय पीता रहता था। जो आदमी भी अंदर आता था तो सारे का सारा भीगा होता था या आधा। बाहर की सब मक्खियाँ पनाह लेने के लिए अंदर जमा हो गई थीं। इस कदर गलीज फिजा थी कि अलमला। एक कुर्सी पर चाय निचोड़ने का सूखा कपड़ा पड़ा था, दूसरी पर प्याज काटने की बदबूदार छुरी पड़ी झक मार रही थी। गुलाब साहब पास खड़े हैं और अपने पास खौरा लगे दांतों तले बम्बई की उर्दू चबा रहे हैं। तुम उधर जाने को नहीं सकता, हम उधर से आके जाता, बहुत लफड़ा होगा, हाँ, बड़ा वांदा हो जाएगा। उस होटल में जिसकी छत को रोग टेड स्टील की थी, सेठ हुरमुज जी, फ्राम जी, उनके साले एडल जी और हीरोइनों की सिवा सब लोग आते थे। नियाज मोहम्मद को तो दिन में कई मर्तबा यहाँ आना पड़ता था, क्योंकि वो चुन्नी मुन्नी नाम की 2 बिल्लियाँ पाल रहा था। राजकिशोर दिन में एक चक्कर लगा जाता था। जूं ही वो अपने लंबे कद और कसरती बदन के साथ दहलीज पर नमूदार होता, मेरे सिवा होटल में बैठे हुए तमाम लोगों की आंखें टिमटिमा उठती। एक्स्ट्रा लड़के उठ उठकर राज भाई को कुर्सी पेश करते और जब वो इनमें से किसी की पेश हुई कुर्सी पर बैठ जाता तो सारे परवानों की मानिंद उसके गिर्द जमा हो जाते। इसके बाद 2 किस्म की बातें सुनने में आती। एक्स्ट्रा लड़कों की जबान पर पुरानी फिल्मों में राज भाई के काम की तारीफ की और खुद राजकिशोर की जबान पर उसके स्कूल छोड़कर कॉलेज की और कॉलेज छोड़कर फिल्मी दुनिया में दाखिल होने की तारीख। चूँकि मुझे ये सब बातें ज़बानी याद हो चुकी थीं, इसलिए ज्यों ही राजकिशोर होटल में दाखिल होता, मैं उससे अलेक सलेक करने के बाद बाहर निकल जाता।
एक रोज़ जब बारिश थमी हुई थी और हुरमुज जीफराम जी का अलशेखनता नियाज मोहम्मद की दो बिल्लियों से डर कर गुलाब के होटल की तरफ दुम दबाए भागा जा रहा था, मैंने मौलसिरी के दरख्त के नीचे बने हुए गोल चबूतरे पर नीलम और राजकिशोर को बातें करते हुए देखा। राजकिशोर खड़ा हस्ब ए आदत हौले हौले झूल रहा था, जिसका मतलब ये था कि वो अपने ख्याल के मुताबिक निहायत ही दिलचस्प बातें कर रहा है। मुझे याद नहीं कि नीलम से राजकिशोर का तयारुफ कब और किस तरह हुआ था, मगर नीलम तो उसे फिल्मी दुनिया में दाखिल होने से पहले ही अच्छी तरह जानती थी और शायद एक दो मर्तबा उसने मुझसे बरसबील तज़किरा इसके मुतनासिब और खूबसूरत जिस्म की तारीफ भी की थी। मैं गुलाब के होटल से निकलकर रिकॉर्डिंग रूम के छज्जे तक पहुंचा तो राजकिशोर ने अपने चौड़े कंधे पर से खादी के थैले का एक झटके के साथ उतारा और उसे खोलकर एक मोटी कापी बाहर निकल आई। मैं समझ गया, ये राजकिशोर की डायरी थी। हर रोज़ तमाम कामों से फारिग होकर अपनी सौतेली माँ का आशीर्वाद लेकर राजकिशोर सोने से पहले डायरी लिखने का आदी है। यूं तो उसे पंजाबी जबान बहुत अजीज है, मगर ये रोज़ नामचा अंग्रेजी में लिखता है, जिसमें कहीं टैगोर की नाजुक स्टाइल की और कहीं गांधी के सयासी तर्ज की झलक नज़र आती है। उसकी तहरीर पर शेक्सपियर के ड्रामों का असर भी काफ़ी है, मगर मुझे इस मुकर्रब में लिखने वाले का खुलूस कभी नज़र नहीं आया। अगर ये डायरी आपको कभी मिल जाए तो आपको राजकिशोर की ज़िंदगी के 10-15 वर्षों का हाल मालूम हो सकता है। उसने कितने रुपए चंदे में दिए, कितने गरीबों को खाना खिलाया, कितने जलसों में शिरकत की, क्या पहना क्या उतारा। और अगर मेरा कियाफा दुरुस्त है तो आपको इस डायरी में किसी वर्क पर मेरे नाम के साथ 35 रुपए भी नज़र आएंगे, जो मैंने उससे एक बार कर्ज लिए थे और इस ख्याल से अभी तक वापस नहीं किए कि वो अपनी डायरी में उनकी वापसी का जिक्र कभी नहीं करेगा। खैर, नीलम को वो इस डायरी के चंद औराक पढ़कर सुना रहा था। मैंने दूर से ही उसके खूबसूरत होठों की जुम्बिश से मालूम कर लिया कि वो शेक्सपियरियन अंदाज में प्रभु की हमद बयान कर रहा है। नीलम मौलसिरी के दरख्त के नीचे गोल सीमेंट लगे चबूतरे पर खामोश बैठी थी। उसके चेहरे की मलीह मतानत पर राजकिशोर के अल्फाज कोई असर पैदा नहीं कर रहे थे। वो राजकिशोर की उभरी हुई छाती की तरफ देख रही थी। इसके कुर्ते के बटन खुले थे और सफ़ेद बदन पर उसकी छाती के काले बाल बहुत ही खूबसूरत मालूम होते थे। स्टूडियो में चारों तरफ हर चीज़ धुली हुई थी। नियाज मोहम्मद की दो बिल्लियां भी आमतौर पर गलीज रहा करती थीं, उस रोज़ बहुत साफ सुथरी दिखाई दे रही थीं। दोनों सामने बेंच पर लेटी नरम नरम पंजों से अपना मुंह धो रही थी। नीलम जारजट की बेदाग सफ़ेद साड़ी में मलबूस थी। ब्लाउज सफ़ेद लिनन का था, जो उसकी सांवली और सिडोल बाहों के साथ एक निहायत ही खुशगवार और मध्यम सा ताजाद पैदा कर रहा था। इतनी मुतखलिफ क्यों दिखाई दे रही हैं? एक लहजे के लिए ये सवाल मेरे दिमाग में पैदा हुआ और एकदम उसकी ओर मेरी आंखें चार हुईं तो मुझे उसकी निगाह के इज़्तिराब में अपने सवाल का जवाब मिल गया। नीलम मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुकी थी। उसने हाथ के इशारे से मुझे बुलाया। थोड़ी देर इधर उधर की बातें हुई। जब राजकिशोर चला गया तो उसने मुझसे कहा, आज आप मेरे साथ चलिएगा। शाम को 6 बजे मैं नीलम के मकान पर था। ज्यों ही हम अंदर दाखिल हुए, उसने अपना बैग सोफे पर फेंका और मुझसे नज़र मिलाए बगैर कहा, आपने जो कुछ सोचा है गलत है। मैं उसका मतलब समझ गया। चुनाचे मैंने जवाब दिया, तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि मैंने क्या सोचा था? इसके पतले होठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट पैदा हुई। इसलिए कि हम दोनों ने एक ही बात सोची थी। आपने शायद बाद में गौर नहीं किया, मगर मैं बहुत सोच विचार के बाद इस नतीजे पर पहुंची हूँ कि हम दोनों गलत थे। अगर मैं कहूँ कि हम दोनों सही थे, इसने सोफे पर बैठते हुए कहा, तो हम दोनों बेवकूफ़ हैं। ये कहकर फौरन ही उसके चेहरे की संजीदगी और ज़्यादा सांवला गई। शादी की ये कैसे हो सकता है? मैं बच्ची हूँ जो मुझे अपने दिल का हाल मालूम नहीं। तुम्हारे ख्याल के मुताबिक मेरी उम्र क्या होगी? 22 बरस। बिल्कुल दुरुस्त। लेकिन तुम नहीं जानते कि 10 बरस की उम्र में मुझे मोहब्बत के मानी मालूम थे। मानी क्या हुए जी, खुदा की कसम मैं मोहब्बत करती थी। 10 से लेकर 16 बरस तक मैं एक खतरनाक मोहब्बत में गिरफ्तार रही हूँ। मेरे दिल में अब क्या खाक किसी की मोहब्बत पैदा होगी? ये कहकर उसने मेरे मुंजमिद चेहरे की तरफ देखा और मुस्तकरिफ होकर कहा, तुम कभी नहीं मानोगे। मैं तुम्हारे सामने अपना दिल निकाल कर रख दूं, फिर भी तुम यकीन नहीं करोगे। मैं तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ। भाई खुदा की कसम, वो मर जाए जो तुमसे झूठ बोले। मेरे दिल में अब किसी की मोहब्बत पैदा नहीं हो सकती।
लेकिन इतना ज़रूर है। ये कहते कहते वो एकदम रुक गई। मैंने उससे कुछ न कहा, क्योंकि वो गहरे फिक्र के गर्क हो गई थी। शायद वो सोच रही थी कि इतना ज़रूर क्या है। थोड़ी देर के बाद उसके पतले होठों पर वही खफी पुरअसरार मुस्कुराहट नमूदार हुई, जिससे उसके चेहरे की संजीदगी में थोड़ी सी आलिमाना शरारत पैदा हो जाती थी। सोफे पर से एक झटके के साथ उठकर उसने कहना शुरू किया, मैं इतना ज़रूर कह सकती हूँ कि ये मोहब्बत नहीं है, और कोई बला हो तो मैं कह नहीं सकती। सादिक, मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ। मैंने फौरन ही कहा, यानी तुम अपने आप को यकीन दिलाती हो? वो जल गई। तुम बहुत कमीने हो। कहने का एक ढंग होता है, आखिर तुम्हें यकीन दिलाने की मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है? मैं अपने आप को यकीन दिला रही हूँ, मगर मुसीबत ये है कि आ नहीं रहा। क्या तुम मेरी मदद नहीं कर सकते? ये कहकर वो मेरे पास बैठ गई और अपने दाहिने हाथ की छंगुलिया पकड़कर मुझसे पूछने लगी, राजकिशोर के मुतल्लिक तुम्हारा क्या ख्याल है? मेरा मतलब है, तुम्हारे ख्याल के मुताबिक राजकिशोर में वो कौन सी चीज़ है जो मुझे पसंद आई है? छंगुलिया छोड़कर उसने एक एक कर दूसरी अंगुलियां पकड़नी शुरू की। मुझे उसकी बातें पसंद नहीं, मुझे उसकी एक्टिंग पसंद नहीं, मुझे उसकी डायरी पसंद नहीं। जाने क्या खुराफात सुना रहा था। खुद ही तंग आकर वो उठ खड़ी हुई। समझ में नहीं आता मुझे क्या हो गया है। बस सिर्फ ये जी चाहता है कि एक हंगामा हो, बिल्लियों की लड़ाई की तरह शोर मचे, धूल उड़े और मैं पसीना पसीना हो जाऊं। फिर एकदम वो मेरी तरफ पलटी। शादिक, तुम्हारा क्या ख्याल है? मैं कैसी औरत हूँ? मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, बिल्लियाँ और औरतें मेरी समझ से हमेशा बालातर रही हैं। इसने एकदम पूछा, क्यों? मैंने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, हमारे घर में एक बिल्ली रहती थी। साल में एक मर्तबा उस पर रोने के दौरे पड़ते थे। उसका रोना धोना सुनकर कहीं से एक बिल्ला आ जाया करता था। फिर उन दोनों में इस कदर लड़ाई और खून खराबा होता कि अल अमा, अगर इसके बाद वो खाला बिल्ली 4 बच्चों की माँ बन जाया करती थी। नीलम का जैसे मुंह का जायका खराब हो गया। थू, तुम कितने गंदे हो। फिर थोड़ी देर बाद इलायची से मुंह का जायका दुरुस्त करने के बाद उसने कहा, मुझे औलाद से नफरत है। खैर हटाओ जी इस किस्से को। ये कहकर नीलम ने पानदान खोलकर अपनी पतली पतली उंगलियों से मेरे लिए पान लगाना शुरू कर दिया। चांदी की छोटी छोटी कलियों से उसने बड़ी नफासत से चमची के साथ चूना और कत्था निकालकर रगे निकाले हुए पान पर फैलाया और गिलोरी बनाकर मुझे दी। शादिक, तुम्हारा क्या ख्याल है? ये कहकर वो खाली उज्जहन हो गई। मैंने पूछा, किस बारे में? उसने सरौते से भुनी हुई छालियां काटते हुए कहा, उस बकवास के बारे में जो ख्वाब ख्वाह शुरू हो गई है। ये बकवास नहीं तो क्या है? यानी मेरी समझ में कुछ नहीं आता। खुद ही फाड़ती हूँ, खुद ही रफू करती हूँ। अगर ये बकवास इसी तरह जारी रहे तो जाने क्या होगा। तुम जानते हो, मैं बहुत ज़बरदस्त औरत हूँ। ज़बरदस्त से तुम्हारी क्या मुराद है? नीलम के पतले होठों पर वही खफीफ पुरअसरार मुस्कुराहट पैदा हुई। तुम बड़े बेशर्म हो, सब कुछ समझते हो, मगर महीन महीन चुटकियाँ लेकर मुझे उकसाओगे ज़रूर। ये कहते हुए उसकी आंखों की सफ़ेदी गुलाबी रंगत इख्तियार कर गई। तुम समझते क्यों नहीं कि मैं बहुत गर्म मिजाज की औरत हूँ? ये कहकर वो उठ खड़ी हुई। अब तुम जाओ, मैं नहाना चाहती हूँ। मैं चला गया। इसके बाद नीलम ने बहुत दिनों तक राजकिशोर के बारे में मुझसे कुछ न कहा, मगर इस दौरान में हम दोनों को एक दूसरे के ख्यालात से वाकिफ थे। जो कुछ वो सोचती थी मुझे मालूम हो जाता था, और जो कुछ मैं सोचता था उसे मालूम हो जाता था। कई रोज तक यही खामोश तबादला जारी रहा। एक दिन डायरेक्टर किपरानी, जो बन की सुंदरी बना रहा था, हीरोइन की रिहर्सल सुन रहा था। हम सब म्यूजिक रूम में जमा थे। नीलम एक कुर्सी पर बैठी अपने पाँव की जुम्बिश से हौले हौले ताल दे रही थी। एक बाजारी किस्म का गाना, मगर धुन अच्छी थी। जब रिहर्सल खत्म हुई तो राजकिशोर कांधे पर खादी का थैला रखे कमरे में दाखिल हुआ। डायरेक्टर कृपलानी, म्यूजिक डायरेक्टर घोष, साउंड रिकॉर्डिंग पीएन मेघा, इन सबको फर्दन फर्दन उसने अंग्रेजी में आदाब किया। हीरोइन मिस ईदन बाई को हाथ जोड़कर नमस्कार किया और कहा, ईदन बहन, कल मैंने आपको क्राफर्ड मार्केट में देखा था। मैं आपकी भाभी के लिए मौसम्बियाँ खरीद रहा था कि आपकी मोटर नजर आई। झूलते झूलते उसकी नज़र नीलम पर पड़ी, जो पियानो के पास एक पस्त कद की कुर्सी में धंसी हुई थी। एकदम उसके हाथ नमस्कार के लिए उठे। ये देखते ही नीलम उठ खड़ी हुई। राज साहब, मुझे बहन ने कहिएगा। नीलम ने ये बात कुछ इस अंदाज में कही कि म्यूजिक रूम में बैठे हुए सब आदमी एक लहजे के लिए मबहूत हो गए। राजकिशोर खिसियाना सा हो गया और सिर्फ इस कदर कह सका, क्यों? नीलम जवाब दिए बगैर बाहर निकल गई।
तीसरे रोज मैं नागपाड़े में सहपहर के वक्त श्यामलाल की पनवाड़ी की दुकान पर गया तो वहाँ इसी वाक़े के मुतल्लिक चहमी गोइयाँ हो रही थी। श्यामलाल बड़े फखिया लहजे में कह रहा था, साली का अपना मन मैला होगा, वरना राज भाई किसी को बहन कहे और वो बुरा माने, कुछ भी हो उसकी मुराद कभी पूरी नहीं होगी। राज भाई लंगोट के बहुत पक्के हैं। राज भाई के लंगोट से मैं बहुत तंग आ गया था, मगर मैंने श्यामलाल से कुछ न कहा और खामोश बैठा उसकी और उसके दोस्त ग्राहकों की बातें सुनता रहा, जिनमें मुबालगा ज़्यादा और असलियत कम थी। स्टूडियो में हर शख्स को म्यूजिक रूम के इस हादसे का इल्म था और 3 रोज से गुफ्तगू का मौजू बस यही चीज़ थी कि राज किशोर को मिस नीलम ने क्यों एकदम बहन कहने से मना किया। मैंने राज किशोर की ज़बानी इस बारे में कुछ न सुना, मगर उसके एक दोस्त से मालूम हुआ कि उसने अपनी डायरी में उस पर निहायत एक दिलचस्प तबसरा लिखा है और प्रार्थना की है कि मिस नीलम का दिलो दिमाग पाक और साफ हो जाए। इस हादसे के बाद कई दिन गुजर गए, कोई काबिले जिक्र बात वक़्क़ो पजीर न हुई। नीलम पहले से कुछ ज़्यादा संजीदा हो गई थी और राजकिशोर के कुर्ते के बटन अब हर वक्त खुले रहते थे, जिसमें से उसकी सफ़ेद और उभरी हुई छाती के काले बाल बाहर झांकते रहते थे। चूंकि 1-2 रोज से बारिश थमी हुई थी और बन की सुंदरी का चौथे सीट का रंग खुश्क हो गया था, इसलिए डायरेक्टर ने नोटिस बोर्ड पर शूटिंग का ऐलान चस्पा कर दिया। ये सीन जो अब लिया जाने वाला था, नीलम और राजकिशोर के दरमियान था। चूंकि मैंने ही इसके मकालमे लिखे थे, इसलिए मुझे मालूम था कि राजकिशोर बातें करते करते नीलम का हाथ चूमेगा। इस सीन में चूमने की बिल्कुल गुंजाइश न थी, मगर चूंकि अवाम के जज्बात को उकसाने के लिए आम तौर पर फिल्मों में औरतों को ऐसे लिबास पहनाए जाते हैं जो लोगों को सताएंगे, इसलिए डायरेक्टर कृपलानी ने पुराने नुस्खे के मुताबिक दस्तबोसी का ये टच रख दिया था। जब शूटिंग शुरू हुई तो मैं धड़कते हुए दिल के साथ सीट पर मौजूद था। राजकिशोर और नीलम दोनों का रद्द अमल क्या होगा, इसके तसव्वुर ही मेरे जिस्म में सनसनी की एक लहर दौड़ जाती थी। मगर सारा सीन मुकम्मल हो गया और कुछ न हुआ। हर मकालमे के बाद एक थका देने वाली आहंगी के साथ बरकी लैंप रोशन और गुल हो जाते, स्टार्ट और कट की आवाज़ें बुलंद होती और शाम को जब सीन क्लाइमेक्स का वक्त आया तो राजकिशोर ने बड़े रूमानी अंदाज में नीलम का हाथ पकड़ा, मगर कैमरे की तरफ पीठ करके अपना हाथ चूमकर अलग कर दिया। मेरा ख्याल था कि नीलम अपना हाथ खींचकर राजकिशोर के मुंह पर ऐसा चाटा जड़ेगी कि रिकॉर्डिंग रूम में पीएन मोघा के कानों के पर्दे फट जाएंगे, मगर इसके बरक्स मुझे नीलम के पतले होठों पर एक तहलील शुदा मुस्कुराहट दिखाई दी, जिसमें औरत के मजरूह जज्बात का शाइबा तक मौजूद न था। मुझे सख्त नाउम्मीदी हुई थी। मैंने इसका जिक्र नीलम से न किया। 2-3 रोज गुजर गए और जब उसने भी मुझे इस बारे में कुछ न कहा तो मैं ये नतीजा अख्ज़ किया कि उससे इस हाथ चूमने वाली बात की अहमियत का इल्म ही नहीं था, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि उसके जकी उलहिस दिमाग में इस ख्याल तक भी नहीं आया था, और उसकी वजह सिर्फ ये हो सकती है कि वो उस वक्त राजकिशोर की ज़बान से जो औरत को बहन कहने का आदी था, आशिकाना अल्फाज सुन रही थी। नीलम का हाथ चूमने की बजाय राजकिशोर ने अपना हाथ क्यों चूमा था? क्या उसने इंतकाम लिया था? क्या उसने उस औरत को तजलील करने की कोशिश की थी? ऐसे कई सवाल मेरे दिमाग में पैदा हुए, मगर कोई जवाब न मिला। चौथे रोज जब मैं हस्बे मामूल नागपाड़े में श्यामलाल की दुकान पर गया तो उसने मुझसे शिकायत भरे लहजे में कहा, मंटो साहब, आपने तो हमें अपनी कंपनी की कोई बात सुनाते ही नहीं। आप बताना नहीं चाहते या फिर आपको कुछ मालूम ही नहीं होता। पता है आपको राज भाई ने क्या किया? इसके बाद उसने अपने अंदाज में ये कहानी शुरू की। बन की सुंदरी में एक सीन था जिसमें डायरेक्टर साहब ने राज भाई को मिस नीलम का मुंह चूमने का आर्डर दिया था, लेकिन साहब कहाँ राज भाई और कहाँ वो साली टकयाई। राज भाई ने फौरन कह दिया, ना साहब, मैं ऐसा काम कभी नहीं करूँगा। मेरी अपनी पत्नी है, इस गंदी औरत का मुंह चूमकर मैं क्या उसके पवित्र होठों से अपने होठ मिला सकता हूँ? बस साहब, फौरन डायरेक्टर साहब को सीन बदलना पड़ा और राज भाई से कहा गया, अच्छा भाई, तुम मुंह न चूमो, हाथ चूम लो। मगर राज साहब ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली। जब वक्त आया तो उसने इस सफाई से अपना हाथ चूमा कि देखने वालों को यही मालूम हुआ कि उसने उस साली का हाथ चूमा है। मैंने इस गुफ्तगू का जिक्र नीलम से न किया, इसलिए कि जब वो इस सारे किस्से से ही बेखबर थी, उसे ख्वामख्वाह रंजीदा करने से क्या फ़ायदा। बम्बई में मलेरिया आम है। मालूम नहीं कौन सा महीना था और कौन सी तारीख थी। सिर्फ इतना याद है कि बन की सुंदरी का 5वां सेट लग रहा था और बारिश बड़े जोरों पर थी।
कि नीलम अचानक तेज बुखार में मुब्तला हो गई। चूंकि मुझे स्टूडियो में कोई काम नहीं था, इसलिए मैं घंटों उसके पास बैठा उसकी तीमारदारी करता रहता। मलेरिया ने इसके चेहरे की संवलाहट में एक अजीब किस्म की दर्द अंगेज जर्दी पैदा कर दी थी। उसकी आंखों और उसके पतले होठों के कोनों में जो नाकाबिले बयान तलखियां घुली रहती थीं, अब उनमें एक बेमामूल से बेबसी की झलक भी दिखाई देती थी। कोनैन के टीकों से उसकी सआमत किसी कदर कमज़ोर हो गई थी, चुनाचे उसे अपनी नहीफ आवाज़ ऊंची करनी पड़ती थी। उसका ख्याल था शायद मेरे कान भी खराब हो गए हैं। एक दिन जब उसका बुखार बिल्कुल दूर हो गया, तब वो बिस्तर पर लेटी नकाहत भरे लहजे में ईदन बाई की बीमार पुरसी का शुक्रिया अदा कर रही थी। नीचे से मोटर के हार्न की आवाज़ आई। मैंने देखा, ये आवाज़ सुनकर नीलम के बदन पर एक सर्द झुरझुरी सी दौड़ गई। थोड़ी देर बाद कमरे का दबीज सागवानी दरवाज़ा खुला और राजकिशोर खादी के सफ़ेद कुर्ते और तंग पाजामे में अपनी पुरानी वजह की बीवी के हमराह अंदर दाखिल हुआ। ईदन बाई को ईदन बहन कहकर सलाम किया, मेरे साथ हाथ मिलाया और अपनी बीवी को, जो तीखे नक्शों वाली घरेलू किस्म की औरत थी, हम सबके मुतारिफ करा करके वो नीलम के पलंग पर बैठ गया। चंद लम्हात वो ऐसे ही खला में मुस्कुराता रहा। फिर उसने बीमार नीलम की तरफ देखा और मैंने पहली मर्तबा उसकी धुली हुई आंखों में एक गर्द आलूद जज्बा तैरता हुआ पाया। मैं अभी पूरी तरह मुतैयर भी न हो पाया था कि उसने खलंडरे आवाज़ में कहना शुरू किया, बहुत दिनों से इरादा कर रहा था कि आपकी बीमार पुरसी के लिए आऊं, मगर इस कमबख्त मोटर का इंजन कुछ ऐसा ख़राब हुआ कि 10 दिन कारखाने में पड़ी रही। आज आई तो मैंने अपनी बीवी की तरफ इशारा करके शांति से कहा कि भाई चलो, इसी वक्त उठो, रसोई का काम कोई और करेगा। आज इत्तेफाक से रक्षाबंधन का त्यौहार भी है। नीलम बहन की खैरो आफियत भी पूछ आएंगे और उनसे रक्षा भी बंधवाएंगे। ये कहते हुए उसने अपने खादी के कुर्ते से एक रेशमी फूंदने वाला गजरा निकाला। नीलम के चेहरे की जर्दी और ज़्यादा दर्दंगेज हो गई। राजकिशोर ने जानबूझकर नीलम की तरफ नहीं देख रहा था, चुनाचे उसने ईंदन बाई से कहा, मगर ऐसे नहीं, खुशी का मौका है, बहन बीमार बनकर रक्षा नहीं बांधेगी। शांति, चलो उठो, इनको लिपस्टिक वगैरह लगाओ। मेकअप बक्स कहाँ है? सामने मेंटल पीस पर नीलम का मेकअप बक्स पड़ा था। राजकिशोर ने चंद लंबे लंबे कदम उठाए और उसे ले आया। नीलम खामोश थी, उसके पतले ओठ भींच गए थे, जैसे वो चीखें बड़ी मुश्किल से रोक रही है। जब शांति ने पतिव्रता स्त्री की तरह उठकर नीलम का मेकअप करना चाहा, तो उसने कोई मुजाहमत पेश न की। ईदन बाई ने एक बेजान लाश को सहारा देकर उठाया और जब शांति ने निहायत ही गैर सनाना तारीख पर उसके होठों पर लिपस्टिक लगाना शुरू किया, तो वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई। नीलम की ये मुस्कुराहट एक खामोश चीख थी। मेरा ख्याल था, नहीं, मुझे यकीन था कि एकदम कुछ होगा। नीलम के भीजे हुए ओठ एक धमाके के साथ चाहेंगे और जिस तरह बरसात में पहाड़ी नाले की तरफ मजबूत बंद तोड़कर दीवाना वार आगे निकल जाते हैं, इसी तरह नीलम अपने रुके हुए जज्बात के तूफानी बहाव में हम सबके कदम उखेड़कर खुदा मालूम किन गहराइयों में धकेल ले जाएगी। मगर ताजुब है कि वो बिल्कुल खामोश रही। उसके चेहरे की दर्दंगेज जर्दी गाजे और सुर्खी के गुबार में छुपती रही और वो पत्थर के बुत की तरह बेहिस बनी रही। आखिर में जब मेकअप मुकम्मल हो गया तो उसने राजकिशोर से हैरत अंगेज तौर पर मजबूत लहजे में कहा, लाइए अब मैं रक्षा बांध दूँ। रेशमी फुंदनों वाला गजरा थोड़ी देर में राजकिशोर की कलाई में था और नीलम, जिसके हाथ कांपने चाहिए थे, बड़े संगीन सुकून के साथ उसका तुकमा बंद कर रही थी। इस अमल के दौरान में एक मर्तबा फिर मुझे राजकिशोर की धुली हुई आंख में एक गर्द आलूद जज्बे की झलक नजर आई, जो फौरन ही उसकी हंसी में तहलील हो गई। राजकिशोर ने एक लिफाफे में रस्म के मुताबिक नीलम को कुछ रुपए दिए, जो उसने शुक्रिया अदा करके अपने तकिए के नीचे रख लिए। जब वो लोग चले गए, मैं और नीलम अकेले रह गए, तो उसने मुझ पर एक उजड़ी हुई निगाह डाली और तकिए पर सर रखकर खामोश लेट गई। पलंग पर राजकिशोर अपना थैला भूल गया था। जब नीलम ने उसे देखा तो पाँव से एक तरफ कर दिया। मैं तकरीबन 2 घंटे उसके पास बैठा अखबार पढ़ता रहा। जब उससे कोई बात न की तो मैं रुखसत लिए बगैर चला आया। इस वाकया के 3 रोज बाद मैं नागपाड़े में अपनी 9 रुपए माहवार वाली खोली के अंदर बैठा शेव कर रहा था और दूसरी खोली से अपनी हमसाई मिसेज फ्रेंडीज की गालियां सुन रहा था कि एकदम कोई अंदर दाखिल हुआ। मैंने पलट कर देखा, नीलम थी। एक लहजे के लिए मैंने ख्याल किया कि नहीं, कोई और है।
उसके होठों पर गहरे सुर्ख रंग की लिपस्टिक कुछ इस तरह फैली हुई थी जैसे मुंह से खून निकल निकल कर बहता रहा और पोंछा नहीं गया। सर का एक बार भी सही सलामत नहीं था। सफ़ेद साड़ी की बूटियां उजड़ी हुई थीं, ब्लाउज के 3-4 हुक खुले थे और उसकी सांवली छातियों पर खराशें नजर आ रही थीं। नीलम को इस हालत में देखकर मुझसे पूछा ही न गया कि तुम्हें क्या हुआ और मेरी खोली का पता लगाकर तुम कैसे पहुंची हो। पहला काम मैंने ये किया कि दरवाज़ा बंद कर दिया। जब मैं कुर्सी खींचकर उसके पास बैठा तो उसने अपने लिपस्टिक से लुथड़े हुए होंठ खोले और कहा, मैं सीधी यहाँ आ रही हूँ। मैंने आहिस्ता पूछा, कहाँ से? अपने मकान से, और मैं तुमसे ये कहने आई हूँ कि अब वो बकवास जो शुरू हुई थी ख़त्म हो गई है। कैसे? मुझे मालूम था कि वो भी मेरे मकान पर आएगा उस वक्त जब और कोई नहीं होगा। चुनाचे वो आया अपना थैला लेने के लिए। ये कहते हुए उसके पतले होठों पर जो लिपस्टिक ने बिल्कुल बेशक्ल कर दिए थे, वही खफीफ सी पुरस्रार मुस्कुराहट नमूदार हुई। वो अपना थैला लेने आया था? मैंने कहा, चलिए, दूसरे कमरे में पड़ा है। मेरा लहजा शायद बदला हुआ था क्योंकि वो कुछ घबरा सा गया। मैंने कहा, घबराइए नहीं। जब हम दूसरे कमरे में दाखिल हुए तो मैं थैला देने की बजाय ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठ गई और मेकअप करना शुरू किया। यहाँ तक बोलकर वो खामोश हो गई। सामने मेरे टूटे हुए मेज पर शीशे के गिलास में पानी पड़ा था। उसे उठाकर नीलम गटागट पी गई और साड़ी के पल्लू से होठ पोंछकर उसने फिर अपना सिलसिले कलाम जारी किया। मैं 1 घंटे तक मेकअप करती रही। जितनी लिपस्टिक होठों पर धुप सकती थी मैंने धोपी, जितनी सुर्खी मेरे गालों पर चढ़ सकती थी मैंने चढ़ाई। वो खामोश एक कोने में खड़ा आईने में मेरी शक्ल देखता रहा। जब मैं बिल्कुल चुड़ैल बन गई तो मजबूत कदमों के साथ चलकर मैंने दरवाज़ा बंद किया। फिर क्या हुआ? मैंने जब अपने सवाल का जवाब हासिल करने के लिए नीलम की तरफ देखा तो वो मुझे बिल्कुल मुतखलिफ नजर आई। साड़ी से होठ पोंछने के बाद उसके होठों की रंगत कुछ अजीब सी हो गई थी। इसके अलावा उसका लहजा इतना ही दबा हुआ था जितना सुर्ख गर्म किए हुए लोहे का जिसे हथौड़े से कूटा जा रहा है। उस वक्त तो वो चुड़ैल नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन जब उसने मेकअप किया होगा तो ज़रूर चुड़ैल दिखाई देती होगी। मेरी सवाल का जवाब उसने फ़ौरन ही न दिया। टाट की चारपाई से उठकर वो मेरे मेज़ पर बैठ गई और कहने लगी। मैंने उसको झिझोड़ दिया। जंगली बिल्ली की तरह मैं उसके साथ चिमट गई। उसने मेरा मुंह नोचा। मैंने इसका बहुत देर तक हम दोनों एक दूसरे के साथ कुश्ती लड़ते रहे। ओह! उसमें बला की ताकत थी, लेकिन जैसा कि तुम में से एक बार कह चुकी हूँ, मैं बहुत ज़बरदस्त औरत हूँ। मेरी कमज़ोरी, वो कमज़ोरी जो मलेरिया ने पैदा की थी, मुझे बिल्कुल महसूस न हुई। मेरा बदन तप रहा था। मेरी आंखों से चिंगारियां निकल रही थीं। मेरी हड्डियां सख्त हो रही थीं। मैंने उसे पकड़ लिया। मैंने उसे बिल्लियों की तरह लड़ना शुरू किया। मुझे मालूम नहीं क्यों, मुझे पता नहीं किस लिए, बेसोचे समझे मैं उससे भिड़ गई। हम दोनों ने कोई भी ऐसी बात जबान से न निकाली जिसका मतलब कोई दूसरा समझ सके। मैं चीखती रही, वो सिर्फ हूँ हूँ करता रहा। इसके सफ़ेद खादी कुर्ते की कई बूटियाँ मैंने इन अंगुलियों से नोची। उसने मेरे बाल, मेरे कई लटे जड़ से निकाल डाले। उसने अपनी सारी ताकत सर्फ कर दी, मगर मैंने तहैया कर लिया कि फतह मेरी होगी। चुनाचे वो कालीन पर मुर्दे की तरह लेटा था और मैं इस कदर हाँफ रही थी कि जैसे लगता था मेरा सांस एकदम रुक जाएगा। इतना हाँफते हुए भी मैंने इसके कुर्ते की चिंदी चिंदी कर दिया। उस वक्त मैंने इसका चौड़ा चकला सीना देखा तो मुझे मालूम हुआ कि वो बकवास क्या थी। वही बकवास जिसके मुतल्लिक हम दोनों सोचते थे और कुछ समझ नहीं सकते थे। ये कहकर वो तेजी से उठ खड़ी हुई और अपने बिखरे हुए बालों पर सर की जुम्बिश से एक तरफ हटाते हुए कहने लगी, सादिक, कमबख्त का जिस्म वाकई खूबसूरत है। जाने मुझे क्या हुआ। मैं एकदम से उस पर झुकी और उसे काटना शुरू कर दिया। वो सी सी करता रहा, लेकिन जब मैंने उसके होठों से अपने लहू भरे होठ पैवस्त किए और उसे एक खतरनाक जलता हुआ बोसा दिया तो वो अंजाम रसीदा औरत की तरह ठंडा हो गया। मैं उठ खड़ी हुई। मुझे उससे एकदम नफरत पैदा हो गई। मैंने पूरे गौर से उसकी तरफ नीचे देखा। इसके खूबसूरत बदन पर मेरे लहू और लिपस्टिक की सुर्खी ने बहुत ही बदनुमा बेल बूटे बना दिए थे। मैंने अपने कमरे की तरफ देखा तो हर चीज़ मसनूई नज़र आई। चुनाचे मैंने जल्दी से दरवाज़ा खोला कि शायद मेरा दम घुट जाए और सीधी तुम्हारी पास चली आई। ये कहकर वो खामोश हो गई, मुर्दे की तरह खामोश। मैं डर गया। उसका एक हाथ जो चारपाई से नीचे लटक रहा था मैंने छुआ, आग की तरह गर्म था। नीलम, नीलम, मैंने कई दफ़ा उसे ज़ोर ज़ोर से पुकारा, मगर उसने कोई जवाब नहीं दिया। आखिर जब मैंने बहुत ज़ोर से खौफजदा आवाज़ में नीलम कहा
तो वो चौंकी और उठकर जाते हुए उसने सिर्फ इस कदर कहा, सआदत मेरा नाम राधा है। तो दोस्तों, ये थी मंटो की लिखी कहानी मेरा नाम राधा है। कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।